नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह और मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल के जरिए हम आपके सामने लोक महत्व से जुड़े अलग अलग प्रश्न लाने की कोशिश करते हैं, जिनका जवाब संबंधित मंत्रालय की तरफ से सदन में लिखित रूप में दिया जाता है, मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ सवाल हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं। और अरविंद जी, अगर शुरुआत करें तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल से, जो कि है रेल टिकटों पर सब्सिडी से जुड़ा हुआ। और ये सवाल क्या है, हरनाथ सिंह यादव ने क्या जवाब दिया गया है इसका मंत्रालय की तरफ से? बिल्कुल, ये प्रीति लगभग हर रेल यात्री से जुड़ा हुआ सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आमतौर पर लोगों की ये राय है कि जो सेकंड क्लास है या जो और लोअर क्लास है या सबअर्बन ट्रेनें हैं, उनमें जो किराए हैं, किरायों की जो संरचना है वो उसमें सब्सिडी बहुत छोटा सा कंटेंट होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि काफ़ी बड़े मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। जो रेलवे ने जवाब दिया, अगर आप देखेंगे तो इसका जवाब जो है रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है और ये कहा है कि जो भारतीय रेल जो है वो किफ़ायती दर पर परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है। और इसीलिए जो सेकंड क्लास है, जिसमें स्लीपर क्लास है, इसके अलावा जो सबअर्बन ट्रेनें हैं, उनमें यात्री किराए हमेशा से नीचे रखे गए हैं और उनको किराए को बढ़ाया भी नहीं जाता। और इस तरह से जो पैसेंजर सेगमेंट है वो अलाभकारी प्रवृत्ति का है। और ये जो क्लास है जिसमें सब्सिडाइज फेयर्स काफ़ी दिए जाते हैं, ये पूरे रेलवे के कुल यात्रियों का ये 78% है। मतलब 78% के करीब ऐसे यात्री हैं जिनको सब्सिडाइज फेयर दिया जाता है। और आंकड़े भी दिए गए हैं कि जो इसके नाते काफ़ी हानियाँ हो रही हैं भारतीय रेल को। और एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि जो देश के जो सामान्य नागरिक है उससे केवल 53% किराया वहन करता है और रेलवे यात्रियों से केवल मतलब 47%, जिसको कहिए कि जो रेलवे का हिस्सा होता है वो वसूला जाता है। और इसीलिए कोचिंग सेवाओं पर, जो कोचिंग सेवाएं मतलब जो यात्री सेवाएं हैं, उन पर लगातार घाटा बढ़ रहा है। 2015-16 में ये घाटा 35,918 करोड़ था, जो अब 47,691 करोड़ हो गया। यानी आने वाले समय में करीब 50,000 करोड़ रुपए का यात्री सेवाओं से घाटा होने जा रहा है। और मैं ये बताऊं प्रीति, इसमें अपने दर्शकों को कि जो कुल आय हो रही है भारतीय रेल को, उसमें यात्री किरायों से होने वाली कुल आय जो है वो 27 से 28% के बीच में है। बाकी आय उसको माल ढुलाई से होती है, जबकि यात्री ट्रेनें सबसे ज़्यादा हैं, करीब 70% यात्री ट्रेनें हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है एक विकल्प भी दिया है, जो खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको 50% या 100% स्वैच्छिक रूप से छोड़ने का एक विकल्प दिया गया है। अब एक दूसरा सवाल भी जो है रेलों से ही है, और रेलों में जो फूड की क्वालिटी है उसको लेकर के कई बार आपने देखा होगा काफ़ी आलोचनाएँ होती हैं, लेकिन सरकार ने इस बीच में कई कदम उठाए हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल का क्या जवाब है, क्या महत्व रखता है? हाँ अरविंद जी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा, उसके बाद हमने देखा लोगों ने शिकायतें एक ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। और जब ये शिकायतें संज्ञान में जैसे ही आई, सरकार ने तुरंत कदम उठाने भी शुरू किए। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया, राकेश सिन्हा ने सवाल पूछा है कि रेलगाड़ी में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता की जांच कैसे और कब की जाती है। इसके जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ उपाय ऐसे हैं जो लगातार किए जा रहे हैं और ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जो गुणवत्ता है उनको सुधारा जाए। उन्होंने कहा है कि जो पैंट्री कार कहें या फिर किचन यूनिट्स हैं, वहाँ खाद्य संरक्षा सुपरवाइजर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा अचानक और नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खानपान सेवाएं निर्धारित मानकों के अनुसार ही दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि तृतीय पक्ष लेखा परीक्षाएं करवाई जाती हैं, यानी थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो रहा है खानपान सेवाओं का। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो FSSAI का प्रमाणन अनिवार्य है, जो भी खाद्य वस्तुएं इस्तेमाल की जा रही हैं वो प्रमाणित होनी चाहिए। इसके अलावा ऑन बोर्ड पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं खानपान सेवाओं की निगरानी के लिए। 38 बेस किचन में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं रसोई घरों में। साथ ही ये भी पूछा गया था कि कोई ठेके की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जा रहा है क्या खानपान प्रबंधन की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खानपान सेवाओं के ठेके ई टेंडर और ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही दिए जा रहे हैं।
इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो व्यंजन सूची को लेकर भी, मेन्यू को लेकर भी पूछा कि वो कौन डिसाइड कर रहा है, जो ठेका ले रहा है वो या फिर रेलवे खुद डिसाइड कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि IRCTC ही तय करता है कि किस दिन क्या परोसा जाना है या क्या बनना है। तो इस तरह से जवाब दिया गया है रेल मंत्रालय की तरफ से इस सवाल में। आगे हम बढ़ते हैं और ये भी रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है अरविंद जी। पुरानी पटरियों के मरम्मत पुलों का पुनरुद्धार, जो कि रामनाथ ठाकुर और सुरेंद्र नागर ने पूछा है अरविंद जी, इसको लेकर क्या है? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या दुर्घटना का कारण पटरियाँ तो नहीं बन रही हैं, तो इसके लिए क्या जवाब दिया? हाँ बिल्कुल, इस बीच में अगर आपने देखा होगा प्रीति, तो बहुत सारी ट्रेनें जो कि पटरियों से उतरी हैं या बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा, पटरियां ही रही हैं। क्योंकि ये पटरियों का भी एक जीवन काल होता है, घिस जाती हैं तो उनको रिन्यूअल करना पड़ता है। उसको नाम दिया गया ट्रैक रिन्यूअल, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं रेल पथ नवीकरण। तो ये इसके लिए पिछले जो हमारी एक संरचना कमेटी थी उसने कहा था कि हर साल रेलवे को 5000 किलोमीटर रेल पटरियों को रिन्यू करने की ज़रूरत है, रिन्यूअल इनका होते रहना चाहिए। और ये इसलिए सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि रेल पटरियों में जो खराबी आ जाती है, दरारें आ जाती हैं, टूट फूट हो जाती हैं, जंग लग जाते हैं, ये सब रेलवे संरचना के हिसाब से बड़े मतलब अहम होते हैं। तो इसमें एक आंकड़ा दिया गया कि जो रेल पथ नवीकरण जो था वो 2014-15 में 2424 किलोमीटर था, जो कि 18-19 में बढ़ कर के 4181 किलोमीटर हो गया। यानी ये 5000 किलोमीटर के रेंज में आने वाला है एक तरह से। तो इसके अलावा एक सवाल पुलों से भी संबंधित है कि मंत्रालय ने ये कहा कि अभी जो पुल हैं उनको भी अभी काफ़ी बड़ी संख्या में पुल ऐसे हैं जिनकी एज जो है 100 ईयर क्रॉस कर गई है, और उनकी लगातार जो है पुल का लाइफ स्पैन जो है उसको बढ़ाने के लगभग सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं, और उनकी लगातार जांच पड़ताल होती है, और जहां ठीक करने की ज़रूरत होती है उसको ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है। और मानसून के पहले, क्योंकि आप मालूम है पुल जहाँ हैं वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ, नाले, ये सब कैसे ठीक हों, तो इसके लिए पूरा निगरानी की जाती है, उसका मरम्मत या सुदृढ़ीकरण कैसे हो। तो इसमें दिया कि पिछले 5 सालों में कुल 4032 पुलों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण या पुनः स्थापन या फिर से निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये, और इसके बाद दिया कि 1 अप्रैल 2019 से 4 प्रमुख जोनों में, जिसमें जो बिहार के जोन हैं, पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा, ये 4 जोनों में 1321 पुलों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। तो कुल मिलाकर के ट्रैक रिन्यूअल और इन सब में लगातार प्रयास जारी है। अब हम लोग रेलवे से थोड़ा अपने फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न, कृषि पे आते हैं प्रीति, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मानस रंजन जी का कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, क्या आंकड़े हैं, ये काफ़ी मुझे लगता है कि दिलचस्प सवाल है, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा सवाल होने के नाते। और इसके जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो जवाब दिया है, उन्होंने आंकड़ा बताया है यहाँ और कहा है कि जिस साल कम बारिश हुई है या फिर बहुत ही प्रतिकूल मौसम रहा है, उन सालों को अगर छोड़ दें तो हर साल खाद्यान्न का उत्पादन, कृषि फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। उन्होंने 2017-18 के दौरान बताया है 285 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 2017-18 में। साथ ही 2016-17, 2017-18, 2018-19 में उन्होंने खाद्यान्नों, धान, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन का ब्यौरा दिया है, जो कि मानस रंजन जी ने जिसका ब्यौरा मांगा था। उन्होंने बताया कि 2016-17 में खाद्यान्न 275 मिलियन टन के करीब रहा, तो वही बढ़कर 283 मिलियन टन के आसपास रहा है, उससे ज़्यादा रहा है 2018-19 में। चावल, एक तरह से धान या कहीं चावल की बात करें तो ये 109 मिलियन टन से ज़्यादा रहा 2016-17 में, और 2018-19 में बात करें तो ये बढ़कर 115 मिलियन टन से ज़्यादा हो गया। वहीं गेहूं की बात करें तो 2016-17 में 98 मिलियन टन से ज़्यादा रहा, जो कि 2018-19 में बढ़कर 101 मिलियन टन से ज़्यादा हुआ। सब्जियों की बात करें तो 178 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन रहा 2016-17 में, जबकि 2018-19 में ये बढ़कर 187.37 मिलियन टन रहा। काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो यही उन्होंने बताया है कि कृषि फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, अगर प्रतिकूल मौसम वाले सालों को हम छोड़ दें तो ये उत्तर दिया गया है। अब हम एक और सवाल लेते हैं
जो है पंजाब में धान की खेती से जुड़ा हुआ। और ये जो सवाल है वो सरदार बलविंदर सिंह भुंडर का सवाल है, इसका जवाब क्या दिया गया है? बिल्कुल, ये सवाल जो पूछा गया है इसका जो कंटेंट है प्रीति, उसमें बलविंदर सिंह जी जानना चाहते थे कि जो धान की खेती है पंजाब में हो रही है, इससे जो फसल की लागत है वो बढ़ने के साथ जो भूजल है और मृदा स्वास्थ्य है, क्या इस पर बुरा असर पड़ रहा है? ये मूल सवाल है। और इसका जवाब जो नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने दिया है। वो कहा कि धान जो है वो काफ़ी पानी का उपयोग करने वाली फसल है और पंजाब के कुल जो ऐसे 138 ब्लॉक हैं जो सबसे ज़्यादा भूमिगत पानी का दोहन कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन जहाँ हो रहा है, वो उसमें से 109 ब्लॉकों में उगाई जाती है। यानी अगर आप इसको अगर हट करके देखेंगे तो इसमें प्रीति 1 किलो चावल के लिए, चावल को पैदा करने के लिए आपको जो है 3000 लीटर पानी चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा, मतलब आपका वाटर कंज्यूमिंग है ये। इस नाते हरियाणा और पंजाब की सरकारों का ये फोकस है कि जो धान के बजाय ये मक्के पे शिफ्ट कर जाएं। तो पंजाब सरकार ने तो हरियाणा जैसा उपाय नहीं किया, लेकिन सरकार ने ये कहा कि जो पंजाब में धान की खेती है ये इस नाते, चूँकि भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये जो है इनपुट कॉस्ट को बढ़ा रही है, यानी खेती की लागत बढ़ रही है इससे। और जो ट्यूबवेल के मार्फत जो भूमिगत पानी का जो निष्कासन था 2013 में 149%, वो 2017 में 165% के आसपास हो गया है। यानी लगातार पंजाब में जो खेतीबाड़ी हो रही है उसके लिए, धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से पानी निकालने का क्रम लगातार जारी है, बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर लागत इससे बढ़ी है। तो अब सरकार ने ये कहा है कि जो धान की रोपाई है वो 20 जून से पहले ना किया जाए, ये सरकार ने एक फैसला लिया है। उसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके तहत भी सरकार कम पानी की खपत करने वाली फसलें यानी मक्का, कपास, गन्ना, दलहन और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। हालांकि गन्ने की खेती भी काफ़ी हो रही है वहाँ, मतलब गन्ने की खेती में पानी काफ़ी लगता है। तो ये सारे उपाय किए गए। और एक अनुमान जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है प्रीति, जो बताना चाहेंगे दर्शकों को, पंजाब ने एक आकलन किया जिसमें ये पाया कि किसानों को चावल गेहूं का जो फसल चक्र है उससे जहां 73,132 रुपये का लाभ होता है, वही मक्का, गेहूं और ग्रीष्म मूंग और ये सब जो फसल प्रणाली है जिनमें कम पानी लगता है, उसमें 1,05,741 रुपये का जो है कुल मिला के होता है। तो यानी जो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है उस पर निश्चित तौर पर सरकार का काफ़ी फोकस है। इसी के साथ अरविंद जी, फिलहाल यहाँ पर प्रश्नकाल के इस अंक को हम रोकते हैं। अगले अंक में एक बार फिर मिलेंगे, लोक महत्व से जुड़े तमाम और अतारांकित प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।